अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साउंड क्या चीज़ है। हम सबको पता है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे कान उस बात को सुनते हैं, या कोई भी चीज़, हमें किसी भी चीज़ की आवाज़ आती है, कोई भी शोर होता है, तो दिस इज़ द साउंड। साउंड को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? ह्यूमंस ईयर्स के थ्रू। जब भी कोई शख्स बोलता है या कहीं भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस कैसे होती है? बस एक मीडियम प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं एयर। जब भी कोई मूवमेंट होती है या जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उस एयर के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। उन वाइब्रेशंस को हमारे ईयर्स डिटेक्ट करते हैं और हमें वो चीज़, उसकी चीज़ की आवाज़ आ जाती है। इसी तरह कंप्यूटर अब उस साउंड को कैसे डिटेक्ट करता है? कंप्यूटर हमारे पास डिटेक्ट करता है एक कन्वर्टर के थ्रू। उसे हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्योंकि साउंड की वैल्यू हमेशा चेंज होती है, साउंड्स वेरी कॉन्टीन्यूसली, साउंड की डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं होती, ठीक है। साउंड्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली वेरी करती है, तो इसलिए साउंड क्या है? एनालॉग सिग्नल है। वो कन्वर्टर उस एनालॉग सिग्नल को वेव्स में या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे पास ये दो ग्राफ्स प्रेजेंट हैं, ये दोनों हमारे पास वेव्स हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा साउंड की आवाज़ लाउड होगी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ क्या होगी? लाउड होगी। और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा वाइस वर्सा, लाउडनेस भी उतनी कम होगी। हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाता है और वाई एक्सिस पे हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेके इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एक कंप्लीट वेवलेंथ कहते हैं। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। इसका इजी वर्डिंग में क्या मतलब है कि एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही हैं एक सेकेंड के अंदर। लेट सपोज हमने ये कहा है टाइम है। अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखें तो एक वेव है हमारे पास, ये भी हमारे पास 10 सेकेंड्स हैं और ये भी हमारे पास 10 सेकेंड्स हैं। हम ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 5 सेकेंड्स और यहाँ पे 5 सेकेंड्स। अब हमने ये देखना है कि ज़्यादा वेव्स कौन से वाले ग्राफ में प्रेजेंट हैं। ऑब्वियसली हमारे पास इस ग्राफ में प्रेजेंट है। इसे मैं ए ग्राफ कह देता हूँ, इसे मैं बी ग्राफ कह देता हूँ। ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा वेव्स किस ग्राफ में प्रेजेंट हैं? बी वाले पॉइंट में, बी वाले ग्राफ में। तो जितनी ज़्यादा वेव्स एक पॉइंट से पास करें उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इन दोनों ग्राफ्स में से हाई फ्रीक्वेंसी वेव या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव कौन सी है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर ये वाली हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इसके अंदर, जबकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेव है। तो इसकी हमारे पास, हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी वेव सिग्नल। उसके बाद हमने पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक कन्वर्टर का यूज़ करता है जिसे मैंने कहा है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये कैसे कन्वर्ट करता है? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग किसे कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं मयरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। एक साउंड वेव के एम्पलीट्यूड को मैयर करना हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग में। उसको हम मैयर किस तरह करते हैं वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम एक साउंड को सैम्पल करते हैं विद इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हम देखने लगे हैं कि कैसे हम एक साउंड को सैम्पल करते हैं। ये हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड है, ये हमारे पास टाइम है। टाइम इंटरवल्स हम लिख देते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो माइट बी कि इंटरवल्स इक्वल ना हो, लेकिन साउंड इंटरवल्स जो है ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे आप कॉपी में ड्रॉ करें तो स्केल रखें 0, 1, 2, 3 मीन्स इक्वली अपार्ट होते हैं। और हमारे पास एम्पलीट्यूड भी आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक हो गया। अब हमने साउंड को सैम्पल करना है, हम कैसे मेजर करेंगे? एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया, वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड आ गया। हमने देखना है टाइम इंटरवल 1 के ऊपर। हम इस टाइम इंटरवल पे आए,
और हमने अब ये नोटिस करना है कि इस टाइम इंटरवल 1 पे एम्पलीट्यूड कितना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एम्पलीट्यूड है 5, तो हमारे पास 1 पे 5 एम्पलीट्यूड है। फिर हम आ जाते हैं टाइम इंटरवल 2 के ऊपर। हम टाइम इंटरवल 2 पे आए और हमने देखा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो टाइम एम्पलीट्यूड है वो है 9। 2 सेकेंड्स पे हमारा टाइम एम्पलीट्यूड है 9। ठीक है, ऐसे ऑनवर्ड्स हम देखते जाएंगे। 3 सेकेंड्स पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, 4 सेकेंड्स पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, 5 सेकेंड्स पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, 7 सेकेंड्स पे। इसी तरह हम ऑनवर्ड्स देखते जाएंगे कि इसके ऊपर हमारा एम्पलीट्यूड क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 पे हमारा एम्पलीट्यूड आया 5, तो 5 नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, या 5 नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है अगर हम 4 डिजिट बाइनरी लें तो? ये 5 का 4 डिजिट बाइनरी क्या होता है? यस, आप लोगों ने पहले पढ़ा है, मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेनरी नंबर टू अ बाइनरी नंबर। ये हमारे पास होता है 0101। ठीक है, अब ये हमारे पास एक 4 बिट बाइनरी नंबर आ गया। इस बाइनरी नंबर को हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक 4 बिट बाइनरी नंबर आ गया। अब ये हमारा कैलकुलेट हो गया कि इस स्पेसिफिक टाइम पे ये हमारा स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड था। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। दूसरी चीज़ हमारे पास ये हमें पता लग गया सैम्पलिंग क्या होती है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होता है। हमारे पास सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होता है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन हमारे पास होता है नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज नोन एज सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। मीन्स के एक सैंपल में कितनी बिट्स आ रही हैं, जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास कितनी बिट्स यूज़ हो रही हैं, इधर हमारे पास 4 बिट्स यूज़ हो रही हैं। तो मैं अगर पूछ लूँ कि आपका सैम्पलिंग रेजोल्यूशन यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन 4 बिट्स है। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज़ 4 बिट्स। ठीक है, सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग हमारे पास होता है मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। कैसे मेजर करते हैं वो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया है। सबसे पहले हम उस नंबर को उस इंटरवल पे उसका एम्पलीट्यूड देखते हैं, जो नंबर आता है उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जितने बाइनरी डिजिट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे 8 बिट्स यूज़ करेंगे तो हमारा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगा 8 बिट्स। अगर 16 बिट्स यूज़ करेंगे तो हमारा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगा 16 बिट्स। जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं सैम्पलिंग रेट के ऊपर। उसके बाद हम आ जाते हैं क्या चीज़ पे, सैम्पलिंग रेट पे। सैम्पलिंग रेट हमारे पास होता है नंबर ऑफ साउंड सैंपल्स टेकन पर सेकेंड। इसको मेजर करने का यूनिट होता है हमारे पास हर्ट्ज। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं HZ से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 1 सैंपल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज का मतलब है कि हम 1 सेकेंड में 1 सैंपल को मेजर कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 2 हर्ट्ज का क्या मतलब होगा? 2 हर्ट्ज का हमारे पास मतलब होगा 2 सैंपल्स पर सेकेंड। उसके बाद 3 हर्ट्ज का क्या मतलब होगा हमारे पास? 3 हर्ट्ज का मतलब होगा 3 सैंपल्स पर सेकेंड। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जो आप सीडीज़ यूज़ करते हैं जिसके अंदर म्यूज़िक्स वगैरह हम स्टोर कर देते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क भी जिसे कहते हैं, वो हमारे पास यूज़ करता है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन उसका होता है हमारे पास 16 बिट। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि हमारा 4 बिट था, तो सीडी हमारे पास यूज़ करती है 16 बिट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। और इसकी हमारे पास सैम्पलिंग रेट क्या होता है? इसका हमारे पास सैम्पलिंग रेट होता है 44.1 किलो हर्ट्ज। इसको अगर मैं नंबर्स में लिखूं तो हम लिख सकते हैं 44100 हर्ट्ज। ये कितने हर्ट्ज बन गए? 44,100 हर्ट्ज। इसका ये मतलब है हमारे पास कि 1 सेकंड में 44,100 सैंपल्स हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी हाई क्वालिटी म्यूज़िक होता है। जितनी ज़्यादा हमारे पास सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा हमारे पास सैम्पलिंग रेट ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है
कि हम जब सैम्पलिंग रेजोल्यूशन और सैम्पलिंग रेट को जब ज़्यादा करते हैं, जो फाइल स्टोर हो रही होती है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास बिगर साइज़ है, बिगर हर्ट्स, बिगर सैम्पलिंग रेट की फाइल है, तो उसकी फ़ाइल का साइज़ है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है अगर उसको हमने ट्रांसफ़र करना है या स्टोर करना है तो वो हमें उसके लिए ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। बाकी अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पे। ये आपने ज़रूर याद करने हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं और ये पूछ भी लिए जाते हैं कि हमारे पास बताएं जी सैम्पलिंग रेट ज़्यादा या कम होने की क्या ड्रॉबैक्स हैं, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज़्यादा होने की क्या बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स हैं। मैंने आपको स्टार्ट से बताया है कि सैम्पलिंग रेट के हमारे पास, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज़्यादा होने के हमारे पास बेनिफिट्स ये हैं कि हमारे पास रेंज जो है म्यूज़िक को, साउंड को स्टोर करने की वो ज़्यादा हो जाती है, साउंड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और साउंड में ना डिस्टॉर्शन नहीं आती। जिस तरह अगर आप अक्सर आपने आवाज़ सुनी होगी, हल्की सी नॉइज़ सी आ रही होती है, वो हमारे पास नॉइज़ नहीं आती, बिल्कुल क्लियर आवाज़ हमारे पास आती है। ड्रॉबैक्स इसके क्या क्या हैं? ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि हमारे पास फ़ाइल साइज़ ज़्यादा हो जाता है। अगर हमने किसी को वो म्यूज़िक शेयर करना है या वो साउंड को हमने सेंड करना है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा दूसरे तक पहुंचने के लिए, और इसी तरह उसको प्रोसेस करने में भी। लेट्स सपोज़ उसको हमने एडिट करना है या हमने उसको, उसके अंदर हमने कुछ एडिशन वगैरह करनी है, तो वो भी हमारे पास जो प्रोसेसिंग पावर है ना वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है बनिस्बतन के कम सैम्पलिंग रेजोल्यूशन वाली फ़ाइल के। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। बाकी एक काम जो आपने लाजमी करना है, आपने बुक से रीडिंग मस्ट करनी है। सबसे पहले आपने ये वीडियो सुन ली, आपको कॉन्सेप्ट्स हल्की अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद आपने इसको जाकर अपनी बुक से कंप्लीट थॉरली स्टडी करना है। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, इन तीनों की डेफिनेशंस याद करनी है। बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं लार्जर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन के, ये आप लोगों ने याद करना है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है, हमारे पास वेवलेंथ किसे कहते हैं। दो ग्राफ्स गिवन है, अगर तो वेव्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड वन तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है। और अगर कम वेव्स पर सेकंड्स हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम है। दूसरी बात, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा साउंड की क्या लाउडनेस ज़्यादा होगी। कंप्यूटर क्या चीज़ यूज़ करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए? कंप्यूटर हमारे पास यूज़ करता है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर फिर भी आपको किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।